नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सरकारें आएं और जाएं पर समाज में टकराव ना हो। यानी सत्ता परिवर्तन तो हो पर घर में सुख शांति रहे। लेकिन आजकल जमीन पर जो दिख रहा है वो सुख शांति जैसा माहौल तो नहीं है। टकराव दिन ब दिन बढ़ रहा है और अगर साफ तौर पर कहूं तो देश की सियासत का मिजाज दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर यू। हमारे आपके लिए ये अच्छा नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल गरज रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और योगी जी का लहजा, योगी जी की बातें गलत हैं, अखिलेश कह रहे हैं। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अब देश के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो बटेंगे वो कटेंगे, यानी जो बटेगा वो कटेगा। और ये जो बात है ये योगी जी की अपनी बात नहीं है, ये लाइन उनकी अपनी निजी लाइन नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बीजेपी की लाइन है। और सच्चाई ये भी है कि बीजेपी आजकल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति से बहुत ज़्यादा बेचैन है। और शायद इसलिए बेचैन है क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मुसलमान है, इसको एक छतरी के नीचे आना है। पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की सीलिंग टूटनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और ये राहुल गांधी की बातें कहीं ना कहीं बीजेपी को छाती में शूल की तरह, तीर की तरह भीतर तक चुभ रही। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा। अब चाहे कास्ट सेंसस हो या फिर रिजर्वेशन हो, राहुल गांधी की बातें मंच पर काट तो नहीं सकती बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो पिछड़ों की, दलित की, मुस्लिम की, इनको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी में ज़बरदस्त घबराहट है। क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का हश्र देखा है लोकसभा में। जिस तरह ख्वाब 80 में से 75 सीट के देखे जा रहे थे और बीजेपी 33 पर आ गई। पीडीए से बीजेपी घबराई है, राहुल और अखिलेश से बीजेपी घबराई है। और इसीलिए इसकी जो काट है, उस काट में हिंदुओं को यूनाइट करने की बात हो रही, हुंकार भरी जा रही है। और ये ऑफिशियल लाइन बीजेपी की है, क्योंकि अगली जो मैं आपको बात सुनाने जा रहा हूं वो बीजेपी के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। सुनिए, उनको भी सुन लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे। तो केवल 80 साल पहले अगर बंगाल में उतरे थे तो बांग्लादेश में भी उतने ही थे। कहां गए बांग्लादेश वाले? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दोस्तों, जो बात योगी जी कर रहे हैं वही बात सुधांशु जी कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये कोई निजी लाइन नहीं है, ये ऑफिशियल लाइन बीजेपी की। और बीजेपी सचमुच में राहुल गांधी और अखिलेश का जो नया पैतरा है, नई राजनीति है, अंदर तक हिली हुई है। अब क्यों हिली हुई है? पीडीए से, यानी दलित और ओबीसी और मुस्लिम, इस यूनिटी से क्यों डरी हुई है? मुझे लगता है ये जो परेशानी का सबब है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक बार देखते हैं कि पीडीए का मतलब क्या है, पीडीए कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये एक बार देखते हैं। हालांकि जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं होंगे क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश मेरी है कि जो फिगर्स मीडिया में वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो अपर कास्ट जो बीजेपी का कोर वोटर है 18%, कोई कहते हैं 19% है, कोई 20% कहते हैं, लेकिन मैं 18% मान के चल रहा हूँ, 18%।
17 से 19% भी आप ले सकते हैं। इसमें ब्राह्मण 10% है, राजपूत 5% है। अगर आप ओबीसी देखें तो 42% उत्तर प्रदेश में। हो सकता है कास्ट सेंसस के बाद ये 48 या 50% में निकले, लेकिन 42% इसमें उत्तर प्रदेश में जो यादव हैं 10% हैं, कुर्मी और मौर्य अगर इनको लें तो 5% हैं। और शायद समाजवादी पार्टी का जो मुलायम सिंह का जो कॉम्बिनेशन था, यादव प्लस कुर्मी, बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर जो पार्टी खड़ी करी थी, और 90 के दशक आते आते पार्टी जो सत्ता में जिस तरह से आई, उसका कारण यही था, ये मैजिकल फॉर्मूला था, ओबीसी। अब अगर आप दलित पर आते हैं, मायावती के अगर आप पॉलिटिक्स देखें, 21% दलित हैं, जिसमें 11% जाटव हैं। यानी मायावती जिस समाज से आती हैं उनका एक प्रभुत्व है दलित पॉलिटिक्स में, 11% है। बाकी भी और भी जातियां दलितों की, उनका अलग से ब्रेकअप है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। मुस्लिम्स अगर आप लें तो 19% है। तो ये जो आप चंक देख रहे हैं 42%, फिर 21% और ये 19%, दरअसल यही जो है ये पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है, जिसे आप PDA कहते हैं। और ये जो PDA है धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है साइकिल पर, पंजे पर, और इसी से घबराहट है। और इसीलिए योगी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर सिर्फ देश को देखा जाए, सिर्फ लोकतंत्र को देखा जाए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, आमदनी कैसे आगे बढ़ेगी, अगर आप सिर्फ एक नेशनलिस्टिक व्यू लेंगे तो हो सकता है कि जो एक तटस्थ राय हो वो ये निकले कि ना जाति को बांटा जाए ना धर्म को बांटा जाए, दोनों को किसी भी तरह से समाज को नहीं बांटना चाहिए, ना जेंडर में, ना एज में, किसी भी वर्ग पे नहीं, सबको एक मंच पे रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी को लेकर यहाँ पर मेरे व्यक्तिगत कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है कि जाति को नहीं बांटना चाहिए, गलत बात है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो बीजेपी धर्म को बांटती है। धर्म पर चुप है, जाति पर उग्र है, जाति पर बोलती है, धर्म पर नहीं बोलती। ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्टिक पार्टी से जो उसका जो व्यू है थोड़ा सा डाइल्यूट करती हैं। और आज का जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल आज का दरअसल बड़ा सेंसिटिव है कि क्या जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से योगी जी बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी को जिस तरह से आपने सुना, जिस तेवर में और तल्खी के साथ, क्या देश का जो मिजाज है सियासत का, ये धीरे धीरे दिन ब दिन गर्म हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी जब से 240 पर आ गए तब इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या देश की जो सियासत है, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान, ये धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो फिर आगे पिक्चर क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? ये जो टकराव है समाज में, ये देश को कहाँ ले जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और बीजेपी के जहन में क्या है? बीजेपी किस तरह से राहुल और अखिलेश की पॉलिटिक्स को काउंटर करना चाहती है? क्योंकि एक बात तय है कि बीजेपी को हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है, ये बात क्लियर है। तो क्या उस डर को खत्म करने के लिए ये तल्खी लाई जा रही है? बिग क्वेश्चन। दो खास मेहमान हैं मेरे साथ आज, अभिषेक कुमार जुड़ेंगे क्योंकि वो जातीय समीकरण समझते हैं, सामाजिक समीकरण समझते हैं, डेटा काफ़ी उनके पास है, उनकी मैं बात आपके सामने रखूंगा। और उमाकांत लखेड़ा इस वजह से क्योंकि 1988 से बीजेपी के राइज को देख रहे हैं, और मुझे लगता है एक उम्र उन्होंने दे दी पत्रकारिता में, दिल्ली में बैठकर संसद को कवर करके, जहां बीजेपी के राइज को 2 सांसदों से लेकर 303 सांसद और अब 240, इसलिए लखेड़ा साहब को भी सुने। एक बड़े सवाल की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देश का माहौल गर्म हो रहा है, हम टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा लखेड़ा साहब सवाल यह है कि इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भरी महफिल में, रैली में, माइक पर, कैमरे पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको दिन भर से गोदी मीडिया दिखा रहा है, और वो कह रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर आप आपस में बट गए, अगर आप मुस्लिम्स के साथ जाओगे, अगर आपस में बट जाओगे तो कटोगे, काटे जाओगे। इस तरह की जो लैंग्वेज है, जो सुनने में किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अगर जो भी संविधान में, जो भी इस देश में भरोसा करता है, उसको ये भाषा अच्छी नहीं लगेगी कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन ये भाषा हम सुन रहे हैं, ये जो डेस्परेशन है,
क्या ये एक डर है, भय है? किस वजह से इतना जबरदस्त स्टैंड, इतना एग्रेसिव अचानक योगी कैसे हो गए? देखिए योगी को जो दुकान, देखिए योगी को ये काम सौंपा गया है, योगी को ये ओह! काम योगी योगी को ये काम सौंपा गया है। देखिए पिछले नहीं, 9 मोदी शाह तारीख ने 10 काम दिया है या मोहन भागवत नहीं ने नहीं काम नहीं, दिया ये है? मोदी शाह तो, मोदी और अमित शाह इस पूरे एजेंडे से गायब हो चुके हैं। पूरी जो कमान है वो आरएसएस के हाथ में है, और आरएसएस की वजह से आज योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनको गुजरात लॉबी अमित शाह मोदी ने हटाने की पूरी कोशिश की, उनको बुला करके कहा कि आपका फेल्योर है, तो उन्होंने, आरएसएस रेस्क्यू में आ गया। आरएसएस ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप उनको ब्लेम मत कीजिए, जो फेल्योर था ये आपकी पॉलिसी का। आप ये देखे ना 9-10 तारीख को जून जो परिणाम निकले थे 4 तारीख को, उसके ठीक एक हफ्ते बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान क्या है पब्लिकली, कहा कि आप विपक्ष को शत्रु मानते हैं, आप हिंदुत्व के एजेंडे से हट गए। तमाम तरह की जो बातें उन्होंने कही, वो गुजरात लॉबी को सीधा अटैक था। और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, उन्होंने तो कह दिया, आपकी तो इलेक्शन के बीच में कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है हमको। तो आरएसएस जली भुनी हुई है इन लोगों से, और उनको लगता है कि अब जो हिंदुत्व का जो हमारा एग्रेसिव प्लान था, जिसका 1989 में पालनपुर में हिमाचल प्रदेश में जो रेजुलेशन पास हुआ था भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में, जिसमें अडवाणी ने, हिंदुत्व को जी एलके अडवाणी ने, हिंदुत्व को, जी मैं दिल्ली में था उस समय, मैं तो नहीं गया था, लेकिन उस रेजुलेशन पर मैंने एनालिसिस वगैरह मैं किया आ रहा था। हूं, मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं। एक लाइन में जवाब दीजिए, मुख्तसर सा जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, हर जगह दाल पतली है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, क्या बीजेपी की जो दाल पतली, इसलिए ये अग्रेसिव स्टैंड लिया जा रहा है? फिर से हिंदुत्व के अलख को जलाया जा रहा है? फिर से क्या कहते हैं, उस लॉ को और तेज किया जा रहा है? देखिए इनको रिपोर्ट मिल गई है, आपकी हमारी तरह नहीं बैठे हुए हैं कि जो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट हो। देखिए इनको ये एजेंडा मिल चुका है कि आप हार रहे हैं सारे चुनाव, महाराष्ट्र समेत हिंदी बेल्ट में, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, झारखंड, ये झारखंड, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये सारे चुनाव आप हार रहे हैं। ये इनको रिपोर्ट मिल चुकी है सारे स्रोतों से। तो अब इनको लगता है ये डिस्परेट्स हैं, इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये सब जहर, दोबारा जहर फैलाने के अलावा, पुरानी बोतल में नई शराब उड़ेलने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोशल प्रोग्राम नहीं है, कोई आर्थिक प्रोग्राम नहीं है, ना आप जो समाज के विभिन्न तबके हैं ना आपसे खुश हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में है जो जो मैसेज मिला है कि आप 80 सीटों से 33 सीटों पर सिमट गए, वो क्या मैसेज है? वो मैसेज है कि आप हिंदी बेल्ट में अप्रासंगिक हो चुके हैं, इरिलेवेंट हो चुके हैं, और गद्दी छोड़िए, ये मैसेज मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज मिल गया है बनारस में, जो 4.5-5 लाख से जीते थे, 1.5 लाख में 3 घंटे तक आप 3 चरणों में पिछड़ रहे हैं, और अयोध्या जैसे सीट हार गए आप, जहां आपको राम जन्मभूमि की जो आपने कहा कि यहां तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो अब आप जब आप वहां हार गए तो आप यूपी के जो बाकी जगह हैं, और हिंदुत्व पिट गया आपका, हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मांगने थे आपने, पिट गया नारा। तो अब आप नए ठौर की तलाश में हैं, पुरानी बोतल में नई शराब। समझ गए। आप कहीं ना कहीं जो है वो योगी आदित्यनाथ को आगे कर रहे हैं एक अग्रेसिव हिंदुत्व के साथ। अभिषेक, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, योगी जी का जो दर्द है, या जो मैं बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को देख रहा था, जो वो कह रहे हैं, बीजेपी की जो लाइन ले रहे हैं आरएसएस की, वो ये ही कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये जो पीडीए है, ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम, इन तीनों को एक छतरी के नीचे लाना, इनको यूनाइटेड करना, मुस्लिम्स, दलित और ओबीसी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है पीडीए का, मुस्लिम, दलित और ओबीसी, उससे इतना डर क्यों है बीजेपी को? अगर ये तीनों एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दीपक जी, आपके जवाब के पहले मैं एक लाइन का एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए।
कि ये बटेंगे तो कटेंगे का जो पूरा का पूरा इनका नैरेटिव है बीजेपी वालों का, ये आज ही आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह, उन पर लागू नहीं होता है, जो अमित शाह के बेटे हैं। आज ही बीसीसीआई के सचिव बनाए गए हैं अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली, उन पर लागू नहीं होता है। राजनाथ सिंह के बेटे या सुषमा स्वराज की बेटी या भाजपा नेताओं के बाल बच्चों पर लागू नहीं होता है। यह इस देश के आम लोगों के, हमारे दर्शकों के बाल बच्चों पर लागू होता है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यही सब काम करें। अब आते हैं आपके सवाल पर, और इस सवाल के पहले इस सवाल के साथ साथ एक चीज और है कि बटेंगे तो कटेंगे की बात कही गई या पीडीए से डरने की जो बात कर रहे हैं, ना तो जय शाह उस पीडीए में आते हैं, ना तो सुषमा स्वराज के बाल बच्चे पीडीए में आते हैं जो सांसद है, ना राजनाथ सिंह का विधायक बेटा पीडीए में आता है, और ना ही अरुण जेटली के बेटे जो बीसीसीआई के सचिव बने हैं वो पीडीए में आते हैं। पीडीए में कौन आते हैं? जो पीडीए में आते हैं उन्हें अपना हक चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वो 80% है साहब, उसमें दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, 80% के करीब आबादी है ये देश की और उत्तर प्रदेश की। कहां जाएंगे? ये उसे बरगलाना चाहते हैं, डर दिखाना चाहते हैं, और बांग्लादेश की घटना का डर हिंदुस्तान में, एक सेकुलर कंट्री में, दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर कंट्री में से एक, उसमें ये डर दिखाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि 2% हिंदू है इंडोनेशिया में, 11,000 मंदिर है, किसी ने छुआ तक नहीं? ये क्यों नहीं बोलते? ये बांग्लादेश का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वहां 95% मुसलमान है। ये उत्तर प्रदेश का डर इस देश के नौजवानों को दिखाकर उनको उनके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। पिछड़ा और दलित वर्ग के नौजवानों को बरगलाना चाहते हैं, कभी 5 किलो राशन पर, तो कभी गैस सिलेंडर पर, और फिर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये 80% आबादी है सर, 80% आबादी है, वो एक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूं गाजियाबाद नोएडा के अलावा तीसरी सीट नहीं मिलेगी। तीसरी सीट नहीं मिलेगी, एक बड़ी बात कही, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं और आपकी रिसर्च कई सालों से, कई बरसों से है। आरक्षण पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सामाजिक समीकरणों पर रिसर्च कर रहे हैं, और सोशियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर आपकी रिसर्च रहती है। और आपका ये कहना है, हमारे जो युवा पत्रकार हैं अभिषेक, इनका ये कहना है कि पीडीए का कॉम्बिनेशन इतना डेडली है, इतना मारक है कि अगर ये पीडीए चला तो फिर बीजेपी उस तूफान के आगे, उस वोटों की आंधी के आगे रुक नहीं सकती। और इसीलिए एक तरह का आप कह सकते हैं जो अग्रेशन अचानक योगी आदित्यनाथ में दिख रहा है या बीजेपी में दिख रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसका कारण सिर्फ ये है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है। एक लाइन इसमें और ऐड कर देता हूं, दरअसल ये सबअल्टर्न राइट जिसे कहते हैं, जो जातीय समीकरणों के सहारे सामाजिक समीकरण, जो समाज के जो दबे कुचले वर्गों के, वंचितों के आगे बढ़ने की कवायद है, उसको ये चुनावी हिंदुत्व या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से उनके हकों को मारकर ढकना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना इनका सफाया निश्चित है। जी जी, एक चीज मैं लखड़ा साहब, समय भी हो रहा है, बहुत संक्षेप में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जाति में बंटना नहीं चाहिए देश, कास्ट में बंटना नहीं चाहिए। ये हमने मोहन भागवत को भी सुना, ये हमने मोदी जी को भी सुना, यही बात अमित शाह कहते हैं, यही वाजपेयी कहते थे, और अब यही बात नए तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई बंटना नहीं है, डिवाइड नहीं होना है, हिंदुओं को एक रहना है। सवाल इस बात का है कि ये जो एक फिलॉसफी है कि बंटना नहीं है, बांटना नहीं है, ये चीजें धर्म के नाम पर क्यों नहीं कहते हैं? योगी जी ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई अगर जाति नहीं बांटनी है तो धर्म भी नहीं बांटना है? अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो फिर आप हर लेवल पे समानता की बात करें, ऐसा क्यों है? ये विरोधाभास कैसा है बीजेपी में और क्यों है? ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संकुचित और बड़ा छोटा लेवल का एक मानसिकता है, और अभी इनको ठोकर नहीं आई। इससे ये जो बयानबाजी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, अरे इकट्ठा के कोई बाढ़ या शेर या चीता आ रहा है कि आपको एक बाड़े में इकट्ठे हो जाएं? ये तो मुल्क जो है, ये जो मुल्क है, जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये इसमें तो इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के बीच में आप हिंदुत्व के एक रेडिकल, अभी देखिए जो इनको जो तमाचा लगा है, चुनावी तमाचा, जिसके बलबूते पर ये 400 पार की जगह 240 पे आ गए हैं, वो क्यों लगा इनको? इनको इसलिए लगा कि रेडिकल
अति हिंदुत्व, अतिवाद, हिंदुत्व का अतिवाद चेहरा, हिंदुत्व का जो एग्रेसिव चेहरा, आक्रामक चेहरा, वो जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया उसको, कहा ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो मेजोरिटी लोग हैं भारत के, वो भारत में हिंदू मुसलमान लोग शांति से रहना चाहते हैं, और ये लोग उसी हिंदू मुसलमान में अशांति पैदा करके, उनमें झगड़ा पैदा करके, उसमें पोलराइज खड़ा करके, उनको बांट के, उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजित करके, बांट के, छांट के, तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है वो रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी पिछले 2 महीने बाद जून में तमाचा लगा, और अभी जुमा अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, फिर उसी पर ही आ गए। उनको लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप एकता की बात करेंगे तो फिर देश एक हो जाएगा, जब एक हो जाएगा तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो 2 एमपी थे। मैं 88 में जब भारत के संसद में आया था तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी हैं। तो जिन्होंने जो आपने जो रेडिकल हिंदुत्व है, जो आक्रामक हिंदुत्व है, उसको आपने नेशनल और कल्चरल राष्ट्रवाद, आप भारतीय जनता पार्टी का ये जो रेडिकल और आक्रामक हिंदुत्व है, इसी हिंदुत्व को आपने पालमपुर अधिवेशन में कहा था कल्चरल नेशनलिटी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बता दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था कि जो हमारी विचारधारा है वही देश की विचारधारा होनी चाहिए जी। और उसी से देश चलेगा, जिसको जनता ने ठुकरा दिया, इनको लगातार ठुकरा दिया। और जो राम के नाम पर, हाँ, राम के नाम पर जो वोट पॉलिटिक्स की थी उसको भी ठुकरा दिया लोगों ने, नहीं मिला वोट राम के नाम पर। जी चलिए ठीक है, जो मंदिर पॉलिटिक्स है या जो भी मंडल पॉलिटिक्स है, एक सवाल यहाँ पर मैं अभिषेक से करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है। अभी आज अभिषेक, जो मैं देख रहा हूँ, बीजेपी लगातार लड़ाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जो कास्ट सेंसस का एजेंडा था ये तो नीतीश कुमार का था, और जब नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में थे तब उनकी कोई सुनी नहीं गई। कास्ट सेंसस का एजेंडा जो था ये तेजस्वी और अखिलेश का था, लेकिन अब इसको हाईजैक राहुल गांधी कर रहे हैं। वो राहुल गांधी कर रहे हैं जिनकी पार्टी ने इस पर कभी बोला नहीं कुछ 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अखिलेश की राजनीति को राहुल गांधी छीनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि राहुल और अखिलेश अब इतने मैच्योर हैं जो इस तरह के उकसाने में नहीं आएंगे, और जो उनके बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश बीजेपी कर रही है मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, अखबारों के थ्रू, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, या ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों के काडर में उत्तर प्रदेश? दीपक जी, योगी आदित्यनाथ ने आज जो बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसे ये माना जाए कि वो नरेंद्र मोदी की राजनीति को छीनना चाहते हैं? वो नरेंद्र मोदी की पोस्ट को, उनकी पोर्टफोलियो को ऑक्युपाई करना चाहते हैं? बिल्कुल इसको ऐसे नहीं माना जाना चाहिए। वो एक पार्टी के अंदर के सहयोगी है, वो गठबंधन के अंदर के सहयोगी है, फर्क कितना ही। और मैं कह रहा हूं कि राहुल और अखिलेश को जो लड़ाने की कोशिश हो रही, वो कामयाब नहीं होनी है। वो कामयाब इसलिए नहीं होनी है कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ऊंचा है। इसलिए ऊंचा है क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि जो दलितों की गारंटी मिली है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, सामाजिक न्याय की बातें और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उस वजह से दलित, आप बसपा को छोड़कर या रावण को छोड़कर या लाभार्थी चेतना छोड़कर जो आए हैं, समझ गया। बड़ी बात आपने कही, आपने बड़ी बात कही। मैं दर्शकों को, दोस्तों को समझाना चाहूंगा। अभिषेक ये कह रहे हैं कि जो दलित है, एक बड़ा चंक ऑफ वोट है 20% का उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी में आ रहा है, और जो ओबीसी है वो जो शिफ्ट हो रहा है थोड़ा बहुत कांग्रेस में, जिस तरह से हमने देखा रायबरेली में या अमेठी में देखा, वो समाजवादी पार्टी के जरिए हो रहा है। और जो मुस्लिम वोट है वो दोनों में वाला है फॉर्मूला, और जो मुस्लिम वोट है वो दोनों का कॉमन है, इसलिए एक मुश्त आ रहा है। अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े तो मुस्लिम डिवाइड हो सकता है आज की स्थिति में। तो मुस्लिम एक तरह से इंटैक्ट है, ओबीसी जो है वो, उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है, दलित का बेनिफिट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इसलिए अभिषेक जी का कहना है कि ये राहुल और अखिलेश के बीच में जितनी दीवारें खड़ी की जाएं, ये दोनों अब एक ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस है। लखेड़ा साहब, आप आए और आपने जो बात कही है कि जो अग्रेसिव हिंदुत्व है इसका कार्ड नहीं चलेगा,
और आपने ये भी कहा कि 89 से आप इसको फॉलो कर रहे हैं। 1989 से इस अग्रेसिव हिंदुत्व को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी परसू कर रही है और बीच बीच में उसको गेन जरूर मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन नहीं मिला है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि लखेड़ा साहब को भी शुक्रिया अदा करूं। और एक बात दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी बात करती है कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातियों को नहीं बांटे। हो सकता है कि अगर आप इसको कूल माइंड से देखें तो ठीक बात लगेगी, लेकिन बीजेपी इसी के साथ साथ ये नहीं कहती कि धर्म में भी नहीं देश को बांटना चाहिए। तो धर्म के नाम पे चुप है, जाति के नाम पर बीजेपी बोलती है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर देते हैं जिसका सामना आज की तारीख में 4 जून के बाद मोदी जी कर रहे हैं, जिसका एहसास हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।